हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। स्माइल 30 के तहत पहला टेस्ट हो चुका है और दूसरा टेस्ट जल्द ही विलियन चैप्टर से होने वाला है क्लास 12th के लिए। तो इसमें कौन कौन सी अपने को पढ़नी है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो अपने को 20 में से 20 मार्क्स दिला सके, उन सब की आज यहाँ बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ये देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं जिससे अपने 20 में से 20 मार्क्स आ जाएं। तो विलियन चैप्टर से संबंधित आज शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। अब देखो, विलियनों के प्रकार में यहाँ ये लाइन जो है समांगी मिश्रण वाली इम्पोर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। और विलय और विलाय क्या होता है, ये दो चीज़, टोटल 3 चीज़ इसमें से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं विलियनों के प्रकार पे। तो विलियनों के प्रकार अपने को ध्यान में रखने हैं, गैसीय विलियन, ठोसीय विलियन, द्रवीय विलियन और उसके एग्जाम्पल्स। इनमें से अपने को कोई सवाल मिल सकता है। तो यदि विलायक गैस है तो गैसीय विलियन, द्रव है तो द्रवीय विलियन, ठोस है तो ठोसीय विलियन हो जाएगा। और इनके एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रखने। नेक्स्ट अपन चलते हैं तो अपने को देखो द्रव्यमान प्रतिशत और इस पर आधारित, जैसे ये न्यूमेरिकल दे रखा है यहाँ, ये याद रखना है और द्रव्यमान प्रतिशत याद रखना है, इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट आगे बढ़े अपन तो आयतन का प्रतिशत याद रखना है, अवयव का आयतन प्रतिशत, और ये इसका न्यूमेरिकल नीचे दे रखा है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने चलें तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है और ये फार्मेसी उद्योग में काम में आती है। कौन सा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये थोड़ा ध्यान में रखना। पीपीएम अपने को ध्यान रखना है, पीपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और नीचे देखो इसमें एक अपने यहाँ न्यूमेरिकल दे रखा है, वो भी अपने को ध्यान में रख लेना है। पार्ट्स पर मिलियन के लिए ये न्यूमेरिकल है, ये भी अपने को हल कर लेना है। नेक्स्ट है मोलन्स। तो मोलन्स कैसे याद करते हैं, मोलन्स किसे कहते हैं, ये पूरी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। मोलन्स अवयव के मोल बटा सभी अवयव के मोल, एक्स ए और एक्स बी से याद करते हैं। एक्स ए, एक्स बी, एक्स 3, एक्स आई तक टोटल सभी अवयवों की मोलन्स का योग जो है 1 के बराबर होता है। ये सब अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन मोलन्स पर आधारित, ये न्यूमेरिकल है एक, ये आपके बड़ी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं मोलरता पर। तो मोलरता की डेफिनेशन, मोलरता का फॉर्मूला और मोलरता कैसे याद करते हैं, उदाहरण ये वाला इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ें अपन तो मोललता की परिभाषा हो जाएगी। मोललता कहते किसे हैं, मोललता की इकाई क्या होती है, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता कैसे याद करते हैं, ये यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी अपने को ध्यान रखनी है। द्रव्यमान प्रतिशत, पीपीएम, मोलन्स और मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। मोललता, मोलन्स, पीपीएम और द्रव्यमान प्रतिशत ये ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, मोलरता ताप पर, ये ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। फिर अपन आगे बढ़ें तो ये पाठ्यनिहित प्रश्न है, आपको हल कर लेने चाहिए, लेकिन फिलहाल इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं विलेयता किसको कहते हैं, और ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। विलेयता के बाद, विलेयता कोई खास नहीं है, लेकिन यहाँ जो है सोडियम क्लोराइड शर्करा जल में आसानी से घुल जाते हैं, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन नहीं घुलते हैं। इनमें से कोई सवाल आ जाता है तो ये उत्तर हो जाएगा समान समान को घोलता है, यानी इन लाइनों को सबको देख लेना है। फिर अपन आगे चलें तो इसमें से ज़्यादा फिर इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर टेम्परेचर का इफेक्ट है, वो अपने को देख लेना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है अपने को। फिर दाब का कोई प्रभाव नहीं है। फिर अपन आ जाते हैं गैसों की दरों में विलेयता पर, ये इम्पोर्टेंट है। कौन से वाला, गैसों की दरों में विलेयता। ऑक्सीजन की मात्रा कम घुलती है, ऑक्सीजन की घुली मात्रा जलीय जीवन को जीवित रखता है। इसके अंदर अपने को ये इसमें से सवाल बनने की तो संभावना नहीं है, लेकिन नीचे इसमें हेनरी का नियम है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो हेनरी का नियम है ये वाला, ये अपने को ध्यान में रखना है।
फिर अपने को हेनरी के नियम के आधार पर कोई भी सवाल मिल सकता है। तो यहाँ हेनरी का नियम अपने को पूरा ध्यान में रखना है। हेनरी के नियम के बाद में अपन आ जाते हैं आगे, ये अनुप्रयोग एप्लीकेशन। सोडा वाटर की बोतलां, गोताखोर और अधिक ऊंचाई पर आरोहक, ये तीनों अपने को ध्यान में रखने। ये वाले एक तो है एनोक्सिया, इसको ध्यान में रखना है ना। एक है चिकित्सकीय अवस्था बैंड्स, ये रही, ये बैंड्स क्या होता है इसको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन, 32% ऑक्सीजन होती है, ये भी अपने को ध्यान। 11.7 हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32%, 11 हीलियम, 56 नाइट्रोजन, 32 ऑक्सीजन, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ताप के प्रभाव पर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। इसमें अपने को एक चीज़ याद रखनी है, राउले का नियम क्या है, और ये द्रव विलयनों का वाष्प दाब। हालांकि इसमें से न्यूमेरिकल टाइप में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन अपने को राउले का नियम एक बार ध्यान में रखना है। ये चीज़ें आप छोड़ सकते हो, नीचे वाली इनकी ज़रूरत नहीं है, ये ग्राफ ध्यान में रख लेना। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आगे, अभी फिलहाल फिर ठोसों का द्रवों में विलयन, ये पूरा इम्पोर्टेंट है। इसमें से कोई अंदर से निकाल करके सवाल पूछा जा सकता है, ये इसको अपने को पूरा पढ़ लेना है। ये दोनों डायग्राम इम्पोर्टेंट है, इनको समझना महत्वपूर्ण है। देखो, एक में ऊपर वाष्पशील अवयवी कणों की संख्या है वो कम है, एक में ज़्यादा है, तो वो क्यों है, क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर देखो ये चीज़ इम्पोर्टेंट आ गई यहाँ से, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये वाले, इसमें से सवाल आते रहे हैं पहले भी, ये अपने को पूरा ध्यान में रखना है। ये 2-3 लाइनें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऊपर वाली, ये अपने को पूरी याद कर लेनी है, और याद भी क्या करनी है, समझ लेना है अपने को। फिर ये आदर्श और अनादर्श विलयन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें अपने को आदर्श और अनादर्श में अंतर, ये और ये याद रखने। फिर अपन अन्योन्य क्रिया, और सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल्स। तो देखो NHN, ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन, बेंजीन, टोलुइन, ये तीनों एग्जाम्पल अपने को याद रख लेने। फिर अनादर्श विलयन आ गया, ये वाले भी धनात्मक ऋणात्मक विचलन, तो अनादर्श आदर्श में अंतर आ गया, वो ध्यान में रखना है। फिर आदर्श विलयन के बाद में अनादर्श के एग्जाम्पल, तो देखो एथेनॉल एसीटोन का मिश्रण इस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं, तो ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। एक राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। देखो कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन में मिलाने पर धनात्मक विचलन दर्शाता है। ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो इनके अपने को ध्यान में रखने। इसके अलावा देखो ये एसीटोन क्लोरोफॉर्म के मध्य हाइड्रोजन बन जाता है, तो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, ये रहा। फिनॉल एनिलीन का मिश्रण भी इस प्रकार का एक उदाहरण जो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो ये सब अपने को एग्जाम्पल याद रखने, और इनके ये डायग्राम जो हैं वो भी ध्यान में रखने। फिर देखो आ जाते हैं अपन स्थिर क्वाथी क्या होते हैं, और न्यूनतम, ये स्थिर क्वाथी किसको कहते हैं, न्यूनतम और अधिकतम स्थिर क्वाथी, और इनके दोनों के एग्जाम्पल याद रखने। ये रहे दोनों के एग्जाम्पल, एक तो एथेनॉल और जल है, एक हो गया ये रहा नाइट्रिक एसिड और जल। फिर आ जाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। तो अणुसंख्य गुणधर्म अपने को ये 4 हैं, ये ध्यान में होने चाहिए, कौन कौन से हैं अणुसंख्य गुणधर्म, और ये कहते किसको हैं, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। फिर देखो वाष्प दाब में अवनमन होता है अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, तो ये अपने को थोड़ी ऊपर की हेडिंग से संबंधित चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और ये इसका वैसे कोई सवाल आने की फिलहाल संभावना नहीं है। फिर अपने को ये लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना है, P1 0 - P1/P1 0, ये वाला ध्यान में रखना है। फिर क्वथनांक में उन्नयन, ये इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, ये सब अपने को पढ़ जानी है। इसमें से कोई सीधा सवाल पूछ लेता है कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर शुद्ध विलायक में
अवाष्पशील विलेय में मिलाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है ना। फिर क्वथनांक में उन्नयन को इस समीकरण से दर्शाते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ तक। फिर केबी की इकाई अपने यहाँ मोलल उन्नयन स्थिरांक की केल्विन केजी पर मोल, ये भी ध्यान में रखनी है। और ये लास्ट का जो फॉर्मूला है ये M2 ज्ञात करने का, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा ये ग्राफ जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अपने को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपन हिमांक में अवनमन पे। तो हिमांक में अवनमन हो चाहे क्वथनांक में उन्नयन हो, इसमें फिलहाल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, थोड़ा ये ध्यान में रखना है अपने को। और हिमांक में अवनमन स्थिरांक को देखो क्या कहते हैं, वो अपने को ध्यान में रखना है। और इसकी इकाई KB और KF की इकाई दोनों की एक जैसी है, और ये वाला जो मटेरियल है वो भी दोनों के लिए एक जैसा है। फिर आगे आ जाते हैं अपन। तो आगे यहाँ से संभावनाएं कम है। फिर परासरण में से बहुत इम्पोर्टेंट है परासरण दाब। परासरण की परिघटना क्या होती है? परासरण ये पूरा अपने को अर्धपारगम्य झिल्लियाँ क्या होती है, और ये विलायक अणुओं का ये परासरण किसको कहते हैं? देखो, विलायक के प्रवाह का ये प्रक्रम परासरण कहलाता है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। फिर परासरण दाब जो है वो देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। परासरण दाब किसको कहते हैं? परासरण और परासरण दाब में फ़र्क है। फिर देखो अपने आ जाता है परासरण ये फॉर्मूला, और इसके बाद ये फाइनल फार्मूला, ये भी अपने को ध्यान में रखने। फिर अपन आगे आ जाते हैं। तो यहाँ से अपने को समपराश्री, अतिपराश्री और अल्पराश्री का भी ध्यान में रखना है। ये देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसमें से जल कोशिकाओं के अंदर फूल जाती है, सिकुड़ जाती है, ये वाली स्थिति है, तो ये अपने को पूरा पढ़ के जाना है। फिर अपन आगे चलते हैं। तो इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ, ये देखो सोफ या इडेमा रोग हो जाता है। जो लोग ज़्यादा नमकीन भोजन करते हैं उनके कोशिकाओं और ऊतकों में जल बढ़ जाता है, जिसके कारण उनका शरीर जो है वो सूजा हुआ लगता है, उसको सोफ या इडेमा कहते हैं। ये है। इसके अलावा देखो ये फलों, शर्कराओं, मिश्री से पाए गए बैक्टीरिया जलवाष्प के कारण संकुचित हो जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर आ गया अपने प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण कहते किसको हैं? ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रतिलोम परासरण क्या काम में आता है? तो ये काम में क्या आता है, ये हो गया, और ये परिभाषा हो गई। परासरण दाब से अधिक दाब लगा करके जब परासरण की दिशा को उलट देते हैं तो उसको क्या क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ये डायग्राम अपने को ध्यान में रखना है। और इसमें कौन कौन सी फिल्म काम में आती है, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर अपन आगे आ जाते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होते हैं? जो सामान्य से कम या ज़्यादा प्राप्त होते हैं वो असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाते हैं। संगुणन या वियोजन, यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है, आई वन हाफ गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं? तो आई बराबर होता है क्या? संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और पूर्व कणों की संख्या। पश्चात को पैसे और पूर्व को पूसे, पप्पू याद रख सकते हो। पश्चात कणों की संख्या कितनी है, पूर्व कितनी है, उसका अनुपात। फिर अपन आगे आ जाते हैं। तो वाई वन हाफ गुणांक को यदि अपन शामिल कर लें फॉर्मूलों में तो ये फॉर्मूले इस तरीके से बदल जाते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर देखो अलग अलग के लिए वन हाफ गुणांक के मान दे रखे हैं आपको, ये अपने को ध्यान रखने हैं। जैसे NaCl टूटता है 2 में, पहले कितना था 1, तो वन हाफ गुणांक आई आ जाएगा 2/1। ये अपने को कैसे निकालते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। किसी का भी पूछ सकता है, या यूँ कह सकता है कि निम्न को वन हाफ गुणांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार के कुछ सवाल हो सकते हैं। इसके अलावा देखो वन हाफ गुणांक आई और इस पर आधारित ये फॉर्मूला हो सकता है। ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है संगुणन और वियोजन के बारे में, है ना। तो ये कुछ सवाल इस प्रकार के हो सकते हैं। फिर महत्वपूर्ण में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिल सकती है। हेनरी का नियम हो गया, ये राउल्ट के नियम हो गए,
आदर्श विलयन हो गया ये। तो ये अपने को सब पढ़ के जाना है। आपको बहुत शानदार नंबर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। धन्यवाद।